Hello students, you are the welcome in the series of rapid revision for the board classes. Today's topic Indo-China relationship. इससे पहले क्लास के अंदर I taught you about the meaning of India's foreign policy, principal ideas and nuclear policy of India. It is not only important for the 12th class student, it is equally important for all the people in India. हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उसके साथ हमारे किस तरह के रिलेशनशिप हैं. Always you listen about that कि we have to start the campaign against of the चाइना कि हम चाइना की चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे. तो इस क्लास को 3 पॉइंटों में हम देखते हैं. पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि बोर्ड जो आपका एग्जामिनेशन है उसके नीड्स को सेटिस्फाई करे. सेकंड, आपका जनरल अवेयरनेस बढ़े. और थर्ड, आपका बेसिक नॉलेज अबाउट योर नेबर कंट्रीज रिलेशनशिप बढ़े. तो लेट्स वी स्टार्ट. इंडो और चाइना का जब रिलेशनशिप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस रिलेशन से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर द इंडिपेंडेंस. सेकंड, ऐसे कौन से 2 पॉइंट रहे हैं जिसकी वजह से इंडो और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हैं. अभी हमें लगता है कि कई बार बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, हमारा बहुत अच्छा ट्रेड उसके साथ हो रहा है, और कई बार हमें ये लगता है कि अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बॉर्डर बहुत कन्फ्लिक्टिंग रहता है. तो हम स्टार्ट करते हैं गुड रिलेशनशिप से कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे और चाइना के बीच के कैसे रिलेशनशिप रहे हैं. गुड रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर. एक्सप्लेन द इंडो चाइना गुड रिलेशनशिप. अब जब गुड रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे किसके बाद? आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद. भारत का जो इंडिपेंडेंस मिला वो 1947 में मिला, और हमारा जो पड़ोसी देश है उसके देश के अंदर एक रिवॉल्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 1949 में अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग. और चाइना बिकम ए कम्युनिस्ट कंट्री. कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब है वन पार्टी रूल विद द सोशलिस्ट इकोनॉमी. इंडिपेंडेंस के बाद हमारे और उसके बीच में अच्छे रिलेशन के हम 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. सबसे पहले, बोथ कंट्रीज हैव द कॉमन स्टैंड. दोनों कंट्रीज का क्या है भाई? कॉमन स्टैंड ऑन द डिफरेंट इश्यूज. अब वो डिफरेंट इश्यूज क्या है? आप यहाँ पे 3 इश्यूज को लिख सकते हो विद द फ्लो चार्ट. पहला आप लिखोगे कि हमारे और उसके बीच के अंदर जो कॉपरेशन था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो 3 पॉइंट. पहला पॉइंट है कि वी आर द अगेंस्ट ऑफ द कोलोनाइजेशन. कोलोनाइजेशन का मतलब है कि व्हेन ए कंट्री पॉलिटिकल पावर इज अ कंट्रोल बाय अदर कंट्री, जैसे इंडिया का बिफोर 1947 ब्रिटिशर्स द्वारा था. सेकंड आप लिखोगे दे आर द अगेंस्ट ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इसका मतलब है कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था यूरोपियन द्वारा इन एशियन कंट्रीज के अंदर. तीसरा, बोथ आर द कंट्री अगेंस्ट ऑफ द टेररिज्म. और ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट भी है, इसलिए दोनों कंट्री का कॉमन स्टैंड है. सेकंड पॉइंट लिखोगे वी हैव गिवन द फेमस स्लोगन. हमने और चाइना ने मिलकर एक फेमस स्लोगन दिया था, इसका नाम था हिंदी चीनी भाई भाई. तो हमें लगता था या पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि इंडिया और चाइना हैव द गुड रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों का बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है. फिर हम ये लिखेंगे कि बोथ कंट्रीज सपोर्ट टू एफ्रो एशियन यूनिटी. सपोर्ट टू एफ्रो एशियन यूनिटी. एफ्रो एशियन यूनिटी ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि जब अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज एक दूसरे को डिफरेंट इश्यूज के ऊपर सपोर्ट करें, उससे रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हो 3 कॉन्फ्रेंस हुई है. पहला कॉन्फ्रेंस 1947 आपका न्यू दिल्ली के अंदर हुआ. दूसरा जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे? 1949 में, वो भी न्यू दिल्ली में. और थर्ड हमने लिखा था 55 के अंदर बेंडंग. बेंडंग इज द नेम ऑफ द सिटी ऑफ इंडोनेशिया. इसका मतलब तीनों पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं. एक हमारे और उसके बीच में एक पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट का नाम है पंचशील पैक्ट. पंच का मतलब है 5, सील का मतलब है थ्योरी, सिद्धांत. पंचशील पैक्ट. जो पंचशील पैक्ट है इट वाज साइन इन 1954 बिटवीन 2 कंट्रीज इंडिया एंड चाइना. कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है कि हु आर द सिग्नेचरीज. सिग्नेचर किसने किया इस पैक्ट के ऊपर? आप लिखोगे इंडिया की तरफ से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, दैट टाइम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और चाइना की तरफ से वहां के प्रीमियर जाओ एन लाई. और पंच का मतलब 5 चीजें. इसका मतलब पंचशील जो पैक्ट है इसके अंदर 5 चीजों के ऊपर एग्रीमेंट किया. अब ये क्वेश्चन भी आता है पंचशील पैक्ट को एक्सप्लेन कीजिए और किसने इसके ऊपर साइन किया. तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है 5 चीजें हमने इसके अंदर लिखनी है. पंचशील पैक्ट क्या होता है,
1 2 3 4 और 5th। पहला हमने बोला नो टैग, हम एक दूसरे के ऊपर टैग नहीं करेंगे। दूसरा नो इंटरफियर, एक दूसरे के इंटरनल मैटर के अंदर हम क्या नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। तीसरा हमने लिखा रिस्पेक्ट टू बॉर्डर, एक दूसरे के बॉर्डर को, सोवरेनिटी को, सोवरेनिटी का मतलब इंडिपेंडेंस को हम रिस्पेक्ट करेंगे। फोर्थ वन लिखा कि वी विल सपोर्ट टू ऑन इंटरनेशनल लेवल, अगर किसी कंट्री के आपस में अच्छे रिलेशन है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट एनी कंट्रीज रिलेशनशिप, सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, हम एक दूसरे के साथ सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज करेंगे जिससे हमारे पीपल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि ये 1954 में साइन हुआ और जो साइन हुआ था ओनली फॉर 8 ईयर्स के लिए हुआ था, 8 साल के लिए हुआ था। तो पंसील पैक्ट विच इज द नोन एज द पीस को एग्जिस्टेंस थ्योरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 4 पॉइंट लिखने हैं आपने अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे उसके बीच में बेड रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुई। बेड रिलेशनशिप, अब जब बेड रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं तो कोई ना कुछ इश्यूज रहते हैं। अब वो बेसिकली 2 बड़े इश्यूज रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। अब वो 2 बड़े इश्यूज कौन से हैं? पहला जो बड़ा इशू है वो कौन सा है? तिब्बत इशू है। तिब्बत क्या एक बफर स्टेट है, तिब्बत क्या है? एक बफर स्टेट है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरा हमारा उसका बड़ा डिस्प्यूट किस बात को लेके था? बाउंड्री डिस्प्यूट। हमारे और उसके बीच में बाउंड्री 1914 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही वॉज ए सिविल सर्वेंट मैकमोहन, और भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन बॉर्डर बोलते हैं। अब तिब्बत से रिलेटेड आप 4 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला लिखिए इट वॉज ए बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब होता है कि एक छोटा स्टेट बिटवीन द 2 बड़े स्टेट, इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टेट है। 1950 में इट वॉज एनेक्स या कंट्रोल्ड बाय चाइना, चाइना ने इसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल बाय चाइना। जब 1954 का पंसील पैक्ट हुआ तो दैट टाइम इंडिया कंसीडर कि तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि पंसील पैक्ट के अंदर हमें लगता था, क्योंकि चाइना ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि जो तिब्बत के पीपल है दे विल बी गिवन द ग्रेटर इंटरनल ऑटोनॉमी। पर 1958 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, जो तिब्बतन पीपल थे दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। पर चाइना यूज द हार्ड मेथड टू कंट्रोल द प्रोटेस्टर। इट मींस कि चाइना ने अपनी आर्मी का यूज किया और यहाँ के जो लीडर थे, जो किंग थे, स्पिरिचुअल लीडर, उनका नाम था दलाई लामा। ही टुक पॉलिटिकल एसुलम इन इंडिया। 1959 के अंदर जो दलाई लामा है अभी भी भारत के अंदर रहते हैं, धर्मशाला इज द नेम ऑफ सिटी इन हिमाचल प्रदेश, मतलोडगंज। तो दलाई लामा टुक पॉलिटिकल एसुलम। पॉलिटिकल एसुलम का मतलब होता है कि नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू दलाई लामा। और चाइना ने ये बोला कि ये क्या है, आपने वायलेशन किया किसका? पंसील पैक्ट का। आपने तो बोला था कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे? इंटरफियर नहीं करेंगे, पर आपने क्या किया? इंटरफियर किया। भारत ने इसका जवाब लिखा, जवाब ये लिखा कि इट्स नॉट ए इंटरफियर इन योर इंटरनल इशू, इट्स ओनली द ग्राउंड ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन। नैतिकता के आधार पे, मानवता के आधार पे इनको थ्रेट आपकी आर्मी से, इसलिए हमने इनको एसुलम दिया। अब सेकंड देखते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट के अंदर बड़े 2 ज्योग्राफिकल एरिया हैं। 1914 के अंदर ये एक्सेप्टेड कर लिया गया था, इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। एक तो एरिया है लद्दाख के अंदर जिसको हम बोलते हैं अक्साई चिन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड के अंदर। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है हमारा, वहां पे एक एरिया जिसको बोलते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इन 2 हिस्से के ऊपर चाइना क्लेम करता है और उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर इसको प्रिंट किया, बहुत सारी नेगोशिएशन करने की कोशिश की, टॉक किया, सब कुछ फेल्ड हो गया। और फेल्ड होने के बाद 26 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अनएक्सपेक्टेड अटैक ऑन इंडिया कर दिया। पहला जो अटैक था 2 फेज में किया। पहला अटैक जो 26 अक्टूबर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में किया, बहुत स्लो था, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। पर दूसरा जो अटैक था दोनों फ्रंट पे किया गया, हमारे अक्साई चिन लद्दाख के अंदर भी अटैक किया गया। और दूसरा कौन सा हिस्सा है भाई? आपका नेफा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश में। और चाइना की आर्मी आसाम तक पहुंच गई और उसके बाद यूनिलेटरली दे अनाउंस कि हम क्या कर रहे हैं? सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर का मतलब हम वॉर बंद कर रहे हैं।
पर इस वॉर से भारत का जो नेशनलिज्म है और भारत का जो इमेज ऑन इंटरनेशनल लेवल था उसके ऊपर बड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट आया। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडो एंड चाइना वॉर। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस का क्वेश्चन लिखते हो तो 4 पॉइंट तो आपको बेसिकली याद होने चाहिए और एमसीक्यू के लिए आपको कई पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला क्या था, इट इज अ सेटबैक टू नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भारत का जो नेशनलिज्म है उसको सेटबैक लगा कि आप हार गए, ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। सेकंड ये है कि भारत के बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया और उनमें से एक बड़े मिनिस्टर थे जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर होते थे मेनन साहब, उन्होंने भी क्या डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। भारत के इतिहास में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब होता है कि आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1963 में पर नॉट पास, ये पास नहीं हुआ था। और भारत के एक पॉलिटिकल पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच वाज फॉर्म इन 1925 ऑन द आइडिया ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स के आइडिया पे। 1964 के अंदर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। एक को बोलते हैं भाई प्रो यूएसएसआर जो सीपीआई है, इसी का एक फैक्शन बना सीपीआई एम जो प्रो चाइना है। ठीक है जी, तो ये 4 पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर आंसर इफ द क्वेश्चन ऑल अबाउट दैट। सबसे बड़ा पॉइंट, यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे पर दैट टाइम द यूएसएसआर वाज न्यूट्रल, यूएसएसआर डिड नॉट टेक फेवर ऑफ एनी कंट्री। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इंडो चाइना रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम है कि आप इंडो चाइना रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कीजिए किसमें भाई, 21st सेंचुरी के अंदर। जब 21st सेंचुरी की बात कर रहा है तो इसका मतलब इस सेंचुरी की बात कर रहा है। पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 1947 वाले रिलेशन लिखेंगे, इसका मतलब इट नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ आंसर। जब डिमांड ऑफ आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपका पहला पॉइंट होना चाहिए री एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। जो हमारे रिलेशनशिप उसके साथ खत्म हो गए थे, दोबारा से हमारे उसके बीच में क्या स्टार्ट हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए। वो कब स्टार्ट हुए, 1976 में। दिस इज द लैंडमार्क ईयर। 1977 में भारत के अंदर जनता पार्टी की गवर्नमेंट क्या हुई, फॉर्म हुई। दिस इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। और 1979 के अंदर भारत के फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी विजिट टू चाइना। ये कहां पे चले गए, चाइना गए। ये एक बढ़िया साइन था भारत और चाइना के रिलेशनशिप में। उसके बाद आप लिखोगे 1988 का पॉलिटिकल विजिट ऑफ राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी विजिट टू चाइना। और ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो आफ्टर वॉर चाइना जा रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। और जब ये विजिट हुई, इसको लैंडमार्क विजिट बोलते हैं भारत और चाइना के रिलेशनशिप का। 4 पॉइंट इसके अंदर आप कोट करोगे। पहले तो ये बोला जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वी विल गो टू रिजॉल्व विद द पीसफुली मैनर्स, जो यूएन का प्रिंसिपल है, पीसफुली मैनर्स। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आप ये लिखोगे कि 4 बॉर्डर्स ओपन किए जाएंगे, किसके लिए भाई, ट्रेड के लिए। ट्रेड बढ़ेगा तो कंट्री की इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। थर्ड वन ये बोला कि हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि राजीव गांधी जी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनका बड़ा बिलीव था कि भारत के डेवलपमेंट को एक ही तरीके से किया जा सकता है जब हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो, या तो हम कुछ जनरेट करें या हम क्या करें, बोरो करें, शेयर करें दूसरी कंट्रीज से। साथ में ये बोला वही पॉइंट सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कि आपको सोशल और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करने पड़ेंगे जिससे एक दूसरे की कंट्रीज की पॉपुलेशन में आपस में ट्रस्ट डेवलप होगा। तो इसका मतलब आपके 3 पॉइंट हैं जो पॉलिटिकल रिलेटेड हैं। अब हम 3 पॉइंट और देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक रिलेशनशिप का। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कब होती है, जब किसी कंट्री से आप कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो हमारे देश के अंदर चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है और ये आज के टाइम में हमारा क्या है भाई, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट पे यूएसए। इससे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं, ज्यादातर हमारे देश में इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जिससे हमारे देश की खुद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सफर कर रही है।
सेकंड, हमारे देश में क्या आता है, वहां से बहुत सारे टॉयज आते हैं। और थर्ड वन, बहुत सारे प्लास्टिक डोमेस्टिक यूज के प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज आती है। तो आप ये क्या लिखोगे कि चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया है। हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके बनाए गए जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं, और सस्ते होने की वजह से हमारी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आप लिखोगे डिफेंस। डिफेंस के अंदर आप लोग सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारा उसके साथ कोऑपरेशन है, किसमें, कोऑपरेशन ऑन मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जब कुछ सोल्जर्स वहां के और कुछ सोल्जर्स इंडिया के एक दूसरे की टेक्निक सिखाए, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। इफ यू विल राइट सम फैक्ट्स, तो आपका जो आंसर होगा वो अपने आप में बहुत बढ़िया होगा। हैंड इन हैंड इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे लास्ट में लिखोगे आप कॉमन प्लेटफॉर्म। हमारे और उसके बीच में बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं। जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं, आप लिख सकते हो इंडिया और चाइना बोथ हैव द कॉमन मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट रीजनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है G20, जिसका भारत में अभी लेटेस्ट सबमिट हुआ है फर्स्ट टाइम। सेकंड आप लिख सकते हो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत ने ज्वाइन किया है। संघाई, इट इज अ ग्रुप मेड बाय द चाइना। तीसरा आपका सिलेबस का ही है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका मतलब वी हैव द कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द डिफरेंट इश्यूज। तो हमारे पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, पर कोई भी आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप लोग यू विल नॉट डिफाइंड अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट में हमारे और चाइना के बीच में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। उसका बड़ा कारण यह है कि दोनों ही कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं वो वायलेंट रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होती रही हैं। अब इसके अंदर आप 3 ईयर कोट कर दो तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। पहला कोट करोगे आप डोकलाम इशू, तो डोकलाम क्या है, इट इज अ इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना 2016 के अंदर, जो मतलब पीसफुली रिजोल्व कर लिया गया था। इससे पता लगा था दोनों कंट्रीज का मैच्योरिटी लेवल हाई है। पर फिर एक वायलेंस हुई बॉर्डर के ऊपर, गलवान वैली वायलेंस, जिसमें बहुत सारा वायलेंस हुआ है इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में 2020 के अंदर। उसके बाद भारत सरकार ने एक स्टेप भी उठाया था कि 59 चाइनीज ऐप, दो तो बड़ी फेमस ऐप थी, एक का नाम था टिकटॉक और सेकंड क्या था जिसमें बच्चे सोल्जर बने घूमते थे, पबजी, उनको बैन कर दिया था। अभी रिसेंटली भी कुछ वायलेंस हुई है, वो कहां पे हुई है, आपके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हुई है। तो दोनों कंट्री के अभी जो कंडीशन है वो बहुत डिप्लोमेटिकली है, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ चल रही हैं क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चाइना नेवर वांट टू लूज इंडियन मार्केट और इंडियन मार्केट नीड टू द चीप प्रोडक्ट। तो दिस इज अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंडिया और अदर कंट्रीज के रिलेशनशिप के साथ। अगर आपने इससे पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आई विल शेयर लिंक, ऐड लिंक कर देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको देखिए। और ये जो चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आने वाला है, सॉरी 6 मार्क्स का आने वाला है, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम इन द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।